नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन सीजी जॉब एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, हमने स्टार्ट करा था साइंस। ठीक है, साइंस के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ था। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे संपूर्ण विज्ञान के अंतर्गत भाग 2 रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, रसायन विज्ञान के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने संपूर्ण सिलेबस तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर भी मैं एक बात, चूंकि हम केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रसायन विज्ञान वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं केमिस्ट्री का कुछ पार्ट जो है आप, मतलब कुछ पार्ट में क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे पूछेगी, है ना, क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी है, वो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन उसका कर देता हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री केवल एक ही यूनिट आपका पूछा जाता है। इकाई 11 के अंतर्गत केवल हमको एक ही यूनिट केमिस्ट्री में देखनी है। इस यूनिट के अंतर्गत हमको देखना है 2 चैप्टर, जिसमें सर्वप्रथम हमको देखनी है पदार्थ की संरचना। इस पदार्थ की संरचना के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदार्थों की अशुद्धियों का पृथक्करण, है ना, तत्वों के प्रतीक, यौगिक, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, धातु, अधातु, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी। दूसरा चैप्टर इसमें हमको देखना है रासायनिक पदार्थ के बारे में। रासायनिक पदार्थों में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो कार्बन के ऑक्साइड हो, है ना, हरित गृह प्रभाव हो, ठीक है, वैश्विक तापमान हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोकार्बन्स है, इसकी सामान्य जानकारी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाई जाती है, नाइट्रोजन गैस किस तरीके से बनाई जाती है, और साथ ही ऑक्सीजन चक्र क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, इन सभी पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 11 के अंतर्गत चैप्टर 11.1 हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना। अब देखिए, हमको यहाँ पे पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ की संरचना पढ़नी है। तो पदार्थ को जानने से पहले ये पदार्थ कहाँ से आया, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसको समझने से पहले हमको जाननी है सबसे पहले द्रव्य के बारे में, कि द्रव्य क्या है, मैटर क्या है। ठीक है, चलिए फिर द्रव्य को हम समझते हैं। देखिए, द्रव्य क्या होता है, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, तथा जो क्या करता है, स्थान जो है घेरता है, क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, सभी चीजें, चाहे कोई सा भी हो, चाहे मेरे समक्ष कंप्यूटर रखा हो, मोबाइल रखा हो, पुस्तक रखा हो, या कोई भी चीजें रखी हो, अगर उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है और साथ ही साथ वह क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना हमारी क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए बताया गया है, जैसे सूर्य है ना, क्लाउड है, हमारे समक्ष अगर कोई पौधा रखा हुआ है गमले में, तो वो भी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, ग्लासेस है, बटरफ्लाई है, कंप्यूटर है, कॉफी है, टेबल है, डेस्क है, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, कुछ न कुछ इसमें द्रव्यमान निहित है और साथ ही साथ स्थान घेर रही है, इसलिए हम इसको जो है द्रव्य की श्रेणी में रखेंगे। ये सारी की सारी चीजें क्या है, द्रव्य है। ठीक है, अब अब देखिए, अब द्रव्य में 2 चीजें आई है, एक तो द्रव्यमान उसका, और साथ ही साथ आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन क्या है, अब इसको हम समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु के अंदर में, क्योंकि अभी हमने जाना कि वस्तु किससे बनी होती है, द्रव्य से बनी होती है ना भाई, चाहे हमारे शरीर का कोई भी भाग क्यों न हो, या बाहर का कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वो सारे की सारी द्रव्य से बनी होती है, मैटर से बनी होती है। उसी मैटर में, मतलब कितने हमारे शरीर में द्रव्य की मात्रा है, वही तो हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर उस वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यानी उस वस्तु के अंदर में
कितनी मात्रा में द्रव्य है, कितनी मात्रा में पदार्थ है, कितनी मात्रा में मैटर है, वह उसका क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। साथ ही साथ आयतन क्या होगा, उस वस्तु के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है उसका माप क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, उस वस्तु में कितनी द्रव्य की मात्रा है यह उसका द्रव्यमान कहलाएगा, और उस वस्तु के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है उस स्थान की माप को हम क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जल है, वायु है, मृदा है, सोना है, कुर्सी है, किताब है, स्टील, कांच, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, द्रव्य के अंतर्गत आएंगी। लेकिन ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, विचार है, भावनाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है द्रव्य के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि स्थान नहीं घेरती। भले ही हम प्रकाश है ना, भले ही प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है वो दो तरीके से होती है, कण की भांति भी व्यवहार करती है और ऊर्जा की भांति भी व्यवहार करती है, इसकी द्वैत प्रकृति होती है ना। लेकिन ये अगर अगर केवल इसमें द्रव्य है, अगर केवल इसमें द्रव्यमान है तो हम इसको द्रव्य तो नहीं कहेंगे, साथ ही साथ स्थान भी घेरना चाहिए, है ना भाई। तो इस वजह से ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं, ये सारी की सारी चीजें द्रव्य के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रीफ एक शॉर्टकट में अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु में है ना कुछ न कुछ द्रव्य जो है निर्मित जरूर रहती है, यानी मैटर जो है सभी वस्तुएं कुछ न कुछ द्रव्य से बनी होती है। मतलब वस्तु के अंदर निहित जो पदार्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को मैटर क्या है। ये जो द्रव्य है ये कहाँ से आया, ये अंग्रेजी भाषा के मैटर शब्द से बना होता है, जिसका हिंदी अनुवाद है ना, जिसका हिंदी अनुवाद कभी कभी हम पदार्थ भी कह देते हैं, है ना। मतलब जो मैटर होता है इसको द्रव्य तो कहते ही हैं, साथ ही साथ कभी कभी इसको पदार्थ भी बोल दिया जाता है, सब्सटेंस इसको जो है कह दिया जाता है। तो द्रव्य और पदार्थ लगभग जो है सेम ही है ना। आगे इस पदार्थ के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो सर्वप्रथम क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला दिया है, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों यानी स्मॉल पार्टिकल से जो है होता है। ठीक है, जान रहे हैं आप सभी, कोई भी पदार्थ है ना, उसमें कुछ न कुछ सूक्ष्म कण, स्मॉल पार्टिकल तो रहते ही हैं। तो इसी को बोला गया है कि जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, इसका जो निर्माण होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, इस अत्यंत स्मॉल पार्टिकल से जो है मिलकर के बना होता है। दूसरा, द्रव्य कणों के मध्य स्थान स्पेस होता है ना भाई। कोई भी द्रव्य कण रहेगा उसके बीच में कुछ न कुछ स्पेस जरूर रहेगा, कुछ न कुछ स्थान जरूर रहेगा। और वो जो द्रव्य होते हैं वो कुछ न कुछ फोर्स के माध्यम से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अंतर आणविक बल। ठीक है, कुछ न कुछ फोर्स के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। तीसरा पॉइंट कहता है कि द्रव्य कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर उनकी गति अधिक तीव्र हो जाती है ना भाई। द्रव्य जो है हमेशा गतिशील रहेंगे, क्योंकि अगर वह द्रव्य ठोस अवस्था में है तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब भाई जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो गतिशील हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। अगर 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 एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ है तो क्या वो दूसरी जगह जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, है ना। लेकिन जब हम उस द्रव्य कण में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी जो अणु होती है उसकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इधर उधर वो क्या करने लगती है, भागने लगती है। जैसे व्यक्ति का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, तो अगर वह व्यक्ति जोर से ताकत लगाए तो जो व्यक्ति उसको पकड़ा हुआ है उससे वो छूट सकता है और उसकी गति बढ़ सकती है ना भाई। तो बस यही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो है कार्य करता है, जो उसे एक दूसरे से क्या करके रखता है, बांधे रखता है। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो द्रव्य होते हैं जो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से एक बल के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं। ठीक है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ जो है कहलाते हैं। द्रव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। इन प्रकारों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वैसे द्रव्य को ही पदार्थ कह दिया जाता है, लेकिन द्रव्य जो है, द्रव्य होता है मतलब एक
एक द्रव्य मतलब उसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो है रहते हैं, ठीक है। और अगर उस द्रव्य का हम अलग अलग रूप दे दें, अलग अलग प्रकार दे दें, तो उसको हम सबस्टेंस कह देते हैं, पदार्थ कह देते हैं। जैसे लोहा है, मिट्टी है, मोम है आदि, ये सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पदार्थों के मिश्रण से बनी विशेष गुणधर्म वाली सामग्री वस्तु कहलाती है। जैसे कंप्यूटर, मेज आदि। गेंद, गाड़ी, कपड़े, घर, किताब, ये सारे के सारे। देखो यहाँ पे गेंद के बारे में बताया गया है ना। देखो गेंद यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, साथ ही साथ पानी का गिलास है। गेंद चूंकि ठोस रहती है, इसलिए जो इसके अणु आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए जरूर हैं, एक आकर्षण बल से बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ न कुछ क्या है, यहाँ पे स्थान है ना। क्योंकि ठोस है इसलिए इसके अणु पास पास हैं, और ये द्रव अवस्था में इसलिए इसके अणु थोड़ा दूर दूर हैं। ये भी जुड़े होते हैं बल से, लेकिन प्रबल नहीं होता, दुर्बल होता है, इस वजह से इसका जो अणु है वो दूर दूर होता है। आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा द्रव्य क्या है और द्रव्य के क्या क्या गुण होते हैं। अब अब हम समझते हैं द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ वही है, पदार्थ अभी जस्ट बताया कि द्रव्य को हम जो है अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं, उन्हीं को हम पदार्थ जो है कहते हैं। अब हम समझेंगे स्टेज ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की जो है मुख्यतः 3 अवस्था हम जान रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुल 5 अवस्थाओं की खोज जो है किया जा चुका है, ठीक है, और भी जारी है अभी, ठीक है। तो मुख्यतः 3 रूप से हम पदार्थ की अवस्था जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन चौथी अवस्था भी खोजी जा चुकी है, जिसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और 5वीं अवस्था भी खोजी जा चुकी है, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी जो है कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में इसको बीईसी कह देते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये टोटल 5 अवस्थाएं यहाँ पे होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बीईसी अवस्था यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। एक एक करके हम सभी चीजों को समझेंगे, चित्र के माध्यम से यहाँ भी समझ लीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, और साथ ही साथ प्लाज्मा। तो ये तो चित्र हो गया। अब हम एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हुए जाते हैं, क्या क्या इसके क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके होते हैं और क्या होता है ये। सर्वप्रथम हम देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन ये क्या होता है, निश्चित होता है। भाई कोई भी वस्तु है, जैसे मोबाइल है मेरे पास, है ना, मोबाइल का एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है, एक निश्चित क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल क्या है, एक ठोस अवस्था है, ठोस वस्तु है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टी में कि कोई भी ठोस पदार्थ जो रहता है, उसका जो आकार है वह क्या रहता है, निश्चित रहता है। अगर वो गोल है तो गोल रहेगा, है ना भाई, चरकोन है तो चरकोन रहेगा, मतलब कुछ न कुछ उसका आकार जो है रहता है, और साथ ही साथ उसका कुछ न कुछ आयतन जो है रहता है। मतलब आकार और आयतन इसमें क्या होता है, निश्चित होता है ठोस अवस्था। ये 2 चीजें आपको जाननी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है, द्रव्यों यानी पदार्थ, ठीक है, जब इन पदार्थों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इसमें नगण्य संपीड्यता, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो है होता है। ठोस कोई भी पत्थर है ना, पत्थर को आप जब कोई भी बाह्य बल लगाओगे, पत्थर को आप जब मारोगे, है ना, तो अगर उसकी कैपेसिटी कुछ हद तक है, तो उस हद तक अगर उसको हम मारते जाएंगे, पीटते जाएंगे, तो वैसा का ही वैसा रहेगा वो आकार में, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर और ज्यादा हम मारते हैं तो टूट जाएगा जरूर, लेकिन है ना, टूटेगा जरूर, टूटेगा उस टाइम आकार छोटा हो जाएगा, लेकिन जब भी हम उस पदार्थ पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वह उस अपना आकार क्या करता है, बनाए रखता है। अगर ज्यादा पावर देंगे तो टूटेगा ही, है ना भाई। लेकिन जो द्रव्य होते हैं सॉलिड अवस्था में होते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह अपना आकार क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये गुण उसके अंदर मौजूद रहता है ना, मतलब फैलता नहीं है ना। कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो है इसमें बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात
इनका घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ठोस वस्तुएं अभी हमने जाना कि जो ठोस वस्तुएं होती है, चित्र के माध्यम से बता रहा हूं। चलिए ये देखिए चित्र, ये अणु है जो कि वस्तु से बना है ना, सॉलिड अवस्था में है। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ये स्पेस क्या होता है, इसमें कम होता है, स्पेस कम होता है, इसलिए सॉलिड क्या होता है, स्पेस जो होता है वो कम होता है। इस वजह से इनके जो अणु हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, इन अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल जो लगता है वो क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसलिए इनके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। साथ ही साथ जब भी किसी के अणु पास पास होते हैं तो उसका घनत्व तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ठोस में आप लोग को ये भी याद रखना है कि इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, अंतर आणविक स्थान है, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। जिस वजह से इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, प्रबल होता है, ज्यादा होता है, और घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लकड़ी है, लोहे का टुकड़ा है, कांच है, पत्थर है, ये सारी की सारी चीजें सॉलिड के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है। चलिए ये हो गया सॉलिड, सबको आ गई समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। सॉलिड हमने पढ़ा, अब हम समझते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, परंतु आयतन जो है क्या होता है, निश्चित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी लिक्विड है इसका कोई आकार नहीं होता। अगर आप एक लिक्विड को बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, अगर उसको आप थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, अगर आप उसको किसी और पदार्थ, किसी और अगर आपको उस वस्तु में रखते हैं तो उसका आकार ले लेता है। मतलब इसका जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन निश्चित होगा। अगर आप 1 लीटर अगर आप 1 लीटर लिक्विड लिए हैं और उस 1 लीटर लिक्विड को अगर आप बॉटल में भरेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा। अगर आप उसी को थाली में रख देते हैं तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, भले ही उसका आकार चेंज हो गया, है ना। तो जो द्रव्य रहता है उसका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, वही जो अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द्रवों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है ना। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है द्रव में वह क्या होता है, ज्यादा होता है। देख लो यहाँ पे कितने सारे गेप्स हैं बीच में, है ना भाई, कितने सारे बड़े बड़े गेप्स हैं बीच में, और अणु दूर दूर हैं। तो ठोस की अपेक्षा द्रव में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से जो इनके अणु हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो कैसा लगता है, कम लगता है। ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल जो लगता है वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है, इस वजह से इसमें जो घनत्व है वो भी क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल है, दूध है, तेल है, या जो भी लिक्विड फॉर्म्स आते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से आप लोग को समझ में जरूर आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। अब ये क्या है भाई, गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आकार भी इसका निश्चित नहीं होता, आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता। यानी आप गैस को जिस भी पात्र में रखेंगे उस पात्र का आकार ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो न ही गैस वाले जो भी अवस्था रहेंगी न ही इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जो अंतर आणविक स्थान है यानी इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा अधिक होता है, जिस वजह से इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी का गुण है, संपीड्यता का गुण है, सर्वाधिक होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, तो आपको बतानी है कि सबसे ज्यादा संपीड्यता का जो गुण है वो किसमें होता है, गैस में होता है। उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है।
तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का गुण सर्वाधिक गैस में, सबसे कम सॉलिड में होता है, ठीक है। चलिए, गैसों के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। तो अगर ये पूछा जाए प्रश्न में कि आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए गैसों के जो अणु हैं वो तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, ठीक है। गैसों के अणु क्या करते हैं, क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए, है ना भाई, आप किसी व्यक्ति को आप पकड़े हो, है ना, लेकिन आपका बल कम है, उसका ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर भागना चालू कर देगा। बस वही है, गैसों में भी आकर्षण बल कम होता है, जिस वजह से इसके जो अणु होते हैं वो अनियमित गति जो है करते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसको आप थोड़ा सा तापमान दे दो तो और उसमें गति जो है बढ़ जाती है ना। तो ये होता है गैसियस स्टेज, गैसियस अवस्था, ठीक है। चलिए देखिए, चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, और जो कण है वो इधर उधर गति भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टेज आता है प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेज। ये क्या होता है भाई, तो देखो, प्लाज्मा का अर्थ होता है गैसों के आयनीकृत अवस्था, ठीक है। यानी गैसों को जब हम आयनाइज्ड अवस्था में जब हम उसको गर्म कर देते हैं या उस अवस्था तक हम उसको ले जाते हैं, तब वह पदार्थ जो है न तो सॉलिड की भांति कार्य करता है, न तो लिक्विड की भांति, और न ही गैस की भांति व्यवहार करता है। वह एक अलग ही प्रकार का स्टेज की भांति जो है व्यवहार करता है। इसी स्टेज को, इसी अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा की अवस्था, ठीक है। इसी स्टेज को, इसी अवस्था को हम कहते हैं आयनीकृत अवस्था या प्लाज्मा की अवस्था, जिसमें क्या होता है, धनावेशित आयनों और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित जो है होती है। कोई भी प्लाज्मा अवस्था में जो गैस रहेगी वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या करेगी, प्रभावित जरूर रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लाइट जो चमकती है, बिजली या नियॉन लाइट्स जो जलती रहती है ना, ये, या नॉर्दर्न लाइट आप लोग जानते होंगे, नॉर्दर्न लाइट, है ना, नॉर्दर्न एरिया में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है किस स्टेज में आती है, तो ये सारी की सारी चीजें आती है हमारी प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। जो बिजली होती है वो प्लाज्मा स्टेट में आती है, नियॉन लाइट, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स, ये सारे के सारे चीज जो आती है घटनाएं, वो सारे के सारे किस में आती है, प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत आती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। गैसों को जब हम आयनाइज कर देते हैं, आयनीकृत कर देते हैं, तो जो अवस्था मिलती है उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लेटेस्ट अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको अपन शॉर्ट टर्म में कहते हैं बीईसी, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट टर्म में कहते हैं बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक ही थे जिसका क्या नाम था, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने द्रव्य की पांचवी अवस्था यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ गणनाएं करना स्टार्ट करा। मतलब इसकी जो संकल्पना है वो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है करी गई थी, और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की सहायता ली, और दोनों के आधार से एक नए स्टेट ऑफ मैटर का जो है खोज किया गया, जिसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। शॉर्ट टर्म में इसको कहा जाता है बीईसी, ठीक है। तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में जो है इसको खोजा गया था। उस टाइम भविष्यवाणी किया गया था, कोई प्रयोग नहीं किया गया था, है ना। बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, शून्य केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है शीतल करने पर परमाणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है, लगभग समाप्त हो जाती है, और वे परस्पर संयुग्मित होकर के एक परमाणु के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। इन्हीं प्रभावों को स्थूल क्वांटम परिघटना यानी माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फेनोमेना जो है कहते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी गैस को इतना ज्यादा शून्य, हम इसको ठंडा कर दें, कितना ज्यादा ठंडा करें, परम शून्य ताप पर, जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, शून्य केल्विन पर,
और सूर्य किरण कितना कितना होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इतना ठंडा कर दूं किसी भी गैस को, तो वह जो है एक ऐसे पदार्थ में बदल जाती है जिसको हम कहते हैं पांचवा स्टेज उस पदार्थ का। ठीक है, इतना अधिक हम उसको ठंडा कर देते हैं कि जो उसकी परमाणु है, उस परमाणु की जो ऊर्जा होती है, जिसमें कुछ न कुछ ऊर्जा उसमें निहित होती है, उसकी जो मुक्त ऊर्जा होती है लगभग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जीरो हो जाती है, नगण्य हो जाती है। ठीक है, इन्हीं प्रभाव को हम कहते हैं स्थूल क्वांटम परिघटना, इन्हीं प्रभाव को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमिना। जब हम किसी भी गैस को -273.15 यानी -273 केल्विन तक परम शून्य ताप पर जब हम ठंडा कर देते हैं, तो वह जो है एक अवस्था में चेंज हो जाती है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमेना। ठीक है, और यहीं से पैदा होता है क्या, पांचवा स्टेज बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि इसकी खोज जो है सत्येंद्र नाथ बोस जी और आइंस्टाइन के माध्यम से किया गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे जो है इस स्टेज को कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, ये स्पष्ट कब हुआ था, वर्ष 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरल और कार्ल ई वीमैन, इनको जो है क्षारीय अणुओं की सांद्र गैसों में बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तक जो है इस स्टेज के बारे में कल्पना करी गई थी, कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल हैं वो भी करे गए थे, लेकिन 2001 में जब ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्षारीय अणुओं की सांद्र गैसों में जब इस स्टेज को जो है जांचा और प्राप्त किया, है ना, उसके बाद जो है इसके बारे में कंफर्म हो गया कि फिफ्थ स्टेज भी होता है। और इन्हीं वजह से इन वैज्ञानिकों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये टोटल 5 अवस्था हमने जाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है उसका अवस्था चेंज होता है। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा आपको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पदार्थों की संरचना के बारे में। पदार्थों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए पदार्थ, मैटर के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। पदार्थ को हम मैटर को हम दो तरीकों से बांटते हैं, उसी को पदार्थ भी कह देते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है मिक्सचर। अब पदार्थ को पुनः हम दो तरीकों से जो है विभाजित करेंगे, एक तो तत्वों में और दूसरा यौगिक में। इस तरीके से मिश्रण को भी हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में भी विभाजित करेंगे। बाकी इसका डिटेल हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है तत्व, यौगिक, मिश्रण, है ना। तो तत्व के बारे में हम संपूर्ण नॉलेज लेंगे, जिसमें हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ यौगिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक क्या है ना। और हम डिस्कस करेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण में हम देखेंगे समांगी मिश्रण, जिसके अंतर्गत विलयन आता है, विषमांगी मिश्रण जिसके अंतर्गत कलील, कोलाइड, निलंबन, ये सारे के सारे आते हैं। और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे और जैसे ब्राउनी गति है ना, ये सारी चीजें आती है, ये सारी चीजें परिघटना, ये सारी चीजें भी आती है ना। तो इन सभी के बारे में जो है अपन डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। भले ही आपकी सिलेबस में तत्व, यौगिक, मिश्रण दे दिया गया है, तो लेकिन केवल अपने को तत्व का परिभाषा नहीं देखना है, तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, धातु, अधातु, उपधातु, और इस धातु, अधातु, उपधातु के अंतर्गत भी क्या क्या चीजें आती है, उन सभी को भी अपने को डिस्कस करनी है, क्योंकि कहीं से भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है ना भाई। तो जो मेन पॉइंट है उसको तो अपने को डिस्कस करनी ही है, बेसिक चीजों को तो अपने को जाननी ही है। ठीक है, तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ इसी तरीके से हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।